स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है जनजाति समाज या कबीला समाज क्या होता है। हमारा प्रश्न है जनजाति अथवा कबीला समाज क्या है, इसकी विशेषताएं और परिभाषाएं हम क्या होती हैं वो हम सब विस्तार से पढ़ेंगे। जानते हैं इसका अर्थ क्या है। वह सामाजिक समुदाय जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था या जो अब भी राज्य के बाहर है, जनजाति समाज कहलाता है। जो हमारी सभ्यता से दूर पहाड़ों, जंगलों, घाटियों इत्यादि में आदिम तथा प्राचीन अवस्था में रहती है, इस सभ्यता को कबीला, आदिवासी, जनजाति इत्यादि जैसे नामों से पुकारा जाता है। भारतीय संविधान में इन्हें पट्टीदार जनजाति या अनुसूचित जनजाति भी कहा जाता है। जनजातीय समाज की अधिकतर जनसंख्या पहाड़ों और जंगलों इलाकों में रहती है। यह स्वयं निर्भर होते हैं, इनका अपने ऊपर नियंत्रण होता है तथा यह किसी अन्य नियंत्रण से दूर होते हैं। इनको हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है शिकार करने वाले और मछलियां पकड़ने वाले तथा कंदमूल इकट्ठा करने वाले, स्थानांतरित तथा झूम कृषि करने वाले तथा स्थानीय रूप से कृषि करने वाले। यह लोग हमारी संस्कृति सभ्यता से बिल्कुल ही अलग होते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इंद्र स्वागत करता हूं आज सभी का अपने YouTube चैनल समाजशास्त्र स्टडी में। आपको हमारे चैनल पर समाजशास्त्र का ज्ञान मिलता रहता है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सभी समाजशास्त्रीय प्रेमियों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो आइए आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे परिभाषाएं क्या हैं, इसकी डेफिनेशन क्या क्या हैं। पहला है गिलिन एवं गिलिन लिखते हैं स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, उसे हम जनजाति कहते हैं। इंपीरियल गजेटर ऑफ इंडिया के अनुसार एक जनजाति परिवारों का एक संकलन है जिनका एक नाम होता है, जो एक बोली बोलते हैं, एक सामान्य भूभाग पर अधिकार रखते हैं और प्राय अंतर्विवाह नहीं करते हैं। आगे हमारे अगले समाजशास्त्री लिखते हैं D.N. मजूमदार। वो कहते हैं एक जनजाति परिवार अथवा परिवार समूहों का एक ऐसा समूह एकत्र होता है जिसका एक नाम होता है। इसके सदस्य एक निश्चित स्थान पर रहते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं तथा प्यार, पेशे तथा उद्योगों के विषय में कुछ नियमों की पालना करते हैं तथा उन्होंने आपसी आदान प्रदान तथा उत्तरदायित्वों की पारस्परिकता की एक अच्छी तरह जांची व्यवस्था विकसित कर ली है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। आगे है जनजाति की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्राइब। परिवारों का समूह। एक जनजाति कई परिवारों का समूह होती है। इसमें कई वंश समूह एवं गोत्र होते हैं जिनमें साझा उत्पादन होता है। वह जितना भी उत्पादन करते हैं उससे अपनी ज़रूरतें पूर्ण कर लेते हैं। वह कुछ भी इकट्ठा नहीं करते हैं, जिस कारण उनमें संपत्ति की भावना नहीं होती है। इस कारण ही इन परिवारों में एकता बनी रहती है। यही कारण है इनकी सदस्य संख्या अन्य क्षेत्रीय समुदायों से अधिक होती है, क्योंकि संपत्ति की इनमें लड़ाई नहीं होती। अगला है साझा भौगोलिक क्षेत्र। जनजाति में लोग एक साझे भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने के कारण यह बाकी समाज से अलग होते हैं। ये अन्य समाज की पहुंच से बाहर होते हैं, क्योंकि इनकी अपनी ही अलग संस्कृति होती है तथा यह किसी बाहर वाले का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते, इसलिए यह बाकी समाज से कोई रिश्ता नहीं रखते हैं। इनका अपना अलग ही एक संसार होता है। इनमें सामुदायिक भावना पाई जाती है, क्योंकि यह साझे भूभाग में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, कॉमन टेरिटरी में रहते हैं। अगला है साझी भाषा तथा साझा नाम, कॉमन लैंग्वेज एंड कॉमन नेम। प्रत्येक जनजाति एक अलग ही भाषा होती है। प्रत्येक जनजाति की एक अलग ही भाषा होती है, जिस कारण एक दूसरे से अलग होते हैं। हमारे देश में कबीलों की संख्या के अनुसार ही उनकी भाषाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक जनजाति का अपना एक अलग नाम होता है तथा नाम से ही वह कबीला जाना जाता है। अगला है खंडात्मक समाज। प्रत्येक जनजातीय समाज दूसरे जनजातीय समाज से कई आधारों जैसे कि खाने पीने के ढंगों, भाषा, भौगोलिक क्षेत्र इत्यादि के आधार पर अलग अलग होता है। ये कई आधारों पर अलग होने के कारण एक दूसरे से अलग होते हैं तथा एक दूसरे का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। इनमें किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं पाया जाता। इस कारण इन्हें खंडात्मक समूह भी कहते हैं।
अगला है सामान्य संस्कृति यानी कि कॉमन कल्चर। एक जनजाति के सभी सदस्यों की एक सामान्य संस्कृति होती है। उनके रीति रिवाज, प्रथाओं, लोकाचारों, नियमों, कला, धर्म, जादू, संगीत, नृत्य, खान पान, भाषा, रहन सहन, विचारों, विश्वासों, मूल्यों आदि में समानता पाई जाती है। श्रम विभाजन। जनजातीय समाज में बहुत ही सीमित श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण पाया जाता है। लोगों में अंतर के कई आधार होते हैं, जैसे कि उम्र, लिंग, रिश्तेदारी इत्यादि। इनके अतिरिक्त कुछ कार्य अथवा भूमिकाएं विशेष भी होती हैं, जैसे कि एक मुखिया तथा एक पुजारी होता है, साथ में एक वैद्य भी होता है जो बीमारी के समय दवा देने का कार्य भी करते हैं। मतलब इनके यहाँ कार्य को बांट दिया जाता है, सबका अपना अपना कार्य होता है। आगे आर्थिक संरचना। प्रत्येक जनजाति के पास अपनी ही भूमि होती है जिस पर वह अधिकार स्थानांतरित कृषि ही करते हैं। वह केवल अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहते हैं, जिस कारण उनका उत्पादन भी सीमित होता है। वह चीज़ों को एकत्र नहीं करते, जिस कारण उनमें संपत्ति को एकत्र करने की भावना नहीं होती है। इस कारण ही जनजाति समाज में वर्ग नहीं होते। प्रत्येक चीज़ पर सभी का समान अधिकार होता है तथा इन समाजों में कोई भी उच्च अथवा कोई निम्न नहीं होता है। आगे हम पढ़ते हैं आपसी सहयोग। कबीले का प्रत्येक सदस्य कबीले के अन्य सदस्यों को अपना पूर्ण सहयोग देता है ताकि कबीले की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। कबीले में प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा भी प्राप्त होती है। अगर जनजाति के किसी सदस्य के साथ किसी अन्य कबीले के सदस्य लड़ाई करते हैं तो पहले कबीले के अन्य सदस्य अपने साथी से मिलकर दूसरे कबीले से संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं। प्रत्येक जनजाति के मुखिया का यह फर्ज होता है कि वह अपने कबीले का मान सम्मान रखे। कबीले के मुखिया के निर्णय को संपूर्ण कबीले द्वारा मानना ही पड़ता है तथा वह मुखिया के निर्णय का सम्मान भी इसी कारण ही करते हैं। कबीले के सभी सदस्य कबीले के प्रति वफादार, ईमानदार होते हैं। राजनीतिक संगठन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। कबीले में गांव एक महत्वपूर्ण इकाई होता है तथा 10-12 गांव मिलकर एक राजनीतिक संगठन का निर्माण करते हैं। यह बहुत सारे संगठन अपनी एक काउंसिल बना लेते हैं तथा हर एक काउंसिल का एक मुखिया होता है। प्रत्येक कबायली समाज इस काउंसिल के अंदर ही कार्य करता है। काउंसिल का वातावरण लोकतंत्र होता है। कबीले का प्रत्येक सदस्य कबीले के प्रति वफादार होता है। इसमें अधिकांश एक वंशानुगत मुखिया होता है जो परंपराओं का पालन करने, नियंत्रण बनाए रखने एवं नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था भी करता है। दंड भी कठोर मिलता है। अगर कोई किसी नियम का उल्लंघन करता है तो उसको दंड की व्यवस्था भी है। स्त्रीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन। जनजातीय समाजों में वैसे तो स्त्रीकरण होता ही नहीं है। अगर होता भी है तो वह भी सीमित ही होता है, क्योंकि इन समाजों में ना तो कोई वर्ग होता है तथा ना ही कोई जाति व्यवस्था होती है। केवल लिंग अथवा रिश्तेदारी के आधार पर ही थोड़ा बहुत स्त्रीकरण पाया जाता है। इस तरह इस वातावरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि जनजाति एक अंतर्वैवाहिक समूह होता है तथा इनकी अपनी ही भाषा, संस्कृति, धर्म इत्यादि होते हैं। ये ना तो किसी के मामले में हस्तक्षेप करते हैं और ना ही किसी को अपने मामले में हस्तक्षेप करने देते हैं। ये आपस में रक्त संबंधी होते हैं क्योंकि ये मानते हैं कि वह किसी एक ही पूर्वज की संतान है। वह एक निश्चित भूभाग में रहते हैं तथा अभी भी वह अपना जीवन जीने के लिए प्राचीन ढंगों का प्रयोग करते हैं। चाहे अब उनके समाजों में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, परंतु फिर भी यह हमारे समाज के अनुसार पिछड़े हुए हैं, थोड़ा पीछे हैं, क्योंकि ये हमारे साथ जुड़कर अभी भी नहीं रहते। दोस्तों, जनजातियों को भारत के मूल निवासी माना जाता है। वर्तमान में उनकी जनसंख्या लगभग 8 करोड़ है। देश में लगभग 532 जनजातियां पाई जाती हैं। जनसंख्या के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद उड़ीसा, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़ आदि स्थान आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। अभी भी अगर कुछ रहता हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।